Good morning, students. Can you hear me? Can you hear me? Okay. Let's today's class. Today's topic is Introduction to AI. Means artificial intelligence क्या है, उसका इंट्रोडक्शन और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट के नाम से जाने जाते हैं, उस पर बेस आज हमारा चैप्टर है किताब। हाँ, दोनों। So let's start the chapter. Our topic includes foundational concept of artificial intelligence. इसमें आपको मिलेंगी, इसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन ऑफ एआई एंड व्हाट इज नॉट एआई, मतलब एआई क्या नहीं है। इसी तरह से सेकेंड भी इसका टॉपिक है, उसमें कुछ बेसिक्स आपको एआई की पढ़नी पड़ेंगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, उन्हीं टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा एआई डोमेन्स, एआई एथिक्स और फिर इन सब से क्या कंक्लूजन निकलता है, ये सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू एआई फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, आखिर इंटेलिजेंस है क्या। तो इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एबिलिटी, कैलकुलेशन, रीजन, रिलेशनशिप एंड एनालॉजीज ऑफ अ सिस्टम, यानी वो सारी चीजें जिनकी हेल्प से आप किसी प्रॉब्लम को लर्न कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या फिर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज को लर्न कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज यानी पहचान सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर है, तो फिर यू आर द इंटेलिजेंट, तो फिर ऐसा कहा जाएगा कि आप इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंस से कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। इट हैज फॉलोइंग पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी इंटेलिजेंस जो होती है उसका बेस क्या होता है, लर्निंग, और लर्निंग जो होती है वो एक्सपीरियंस से आती है, यानी आप जितना चीज़ों को अनुभव करते चले जाएंगे उतना ही आपकी लर्निंग अच्छी होती चली जाएगी। इसी तरह से सेकंड थिंग है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जैसे आप कोई क्वेश्चन है, कुछ बातें हैं जो आपको लगता है कि इनमें क्या मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि आपने सीख लिया, उसके बाद प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट थिंग है, एक फैक्ट है, 1950s में एलन ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया जिसका नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट में उन्होंने बताया कि एक मशीन को इंटेलिजेंट तभी माना जाएगा जब वो इस टेस्ट को पास कर लेगी, यानी कि ट्यूरिंग टेस्ट एज अ बेसिक टेस्ट माना गया। और उन्होंने ये कहा कि किसी भी मशीन को हम इंटेलिजेंट तभी मानेंगे जब ये उस टेस्ट को पास कर लेगी। टेस्ट क्या था, टेस्ट ये था कि कंप्यूटर passes the test if a human after posing questions cannot tell if the responses came another human or not। मीन्स कंप्यूटर इस टेस्ट को तभी पास करेगा अगर कोई ह्यूमन बीइंग क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर से और कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग उसका आंसर दे देता है, तो कंप्यूटर उसका आंसर नहीं देगा। यानी कि कंप्यूटर
तब उसका आंसर नहीं देगा, ठीक है। और अगर कंप्यूटर इंटरोगेट कर रहा है तो वो आंसर तभी देगा जब उससे पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 एरोज आपको दिख रहे होंगे, एक रेड मार्क, ये देखिए आपको यहाँ पे, यहाँ पर आपको 2 एरोज दिख रहे हैं, एक रेड एरो और एक ब्लैक एरो। ब्लैक एरो का मतलब ये है कि क्वेश्चन टू रिस्पोंडेंट, मतलब कि इंट्रोगेटर यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले ने, यहाँ पर 3 प्लेयर बने हुए हैं। कंप्यूटर है जो कि प्लेयर ए के नाम से है, ह्यूमन रिस्पॉन्डर यानी ह्यूमन बीइंग है जो रिस्पॉन्ड करता है वो प्लेयर बी है, और एक इंटेरोगेटर है। इंटेरोगेटर का मतलब प्रश्न पूछने वाला, क्वेश्चन पूछने वाला, तो उसे एज अ प्लेयर सी माना गया है। अब इंटेरोगेटर क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है बी से भी और प्लेयर ए से भी, ठीक है। अगर बी ने पहले आंसर कर दिया तो ए वाला आंसर नहीं देगा, और अगर ए ने पहले आंसर कर दिया तो ह्यूमन बीइंग तो स्मार्ट होते ही हैं, फिर वो आंसर नहीं दे सकते। तो कोई भी मशीन इस टेस्ट को पास करने के बाद ही इंटेलिजेंट मानी जा सकती थी। इस टेस्ट का नाम था ट्यूरिंग टेस्ट, और इसे किया किसने, एलन ट्यूरिंग नाम के साइंटिस्ट ने। फिर नेक्स्ट थिंग, आपके पास यहाँ वर्कशीट है। इस वर्कशीट को मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिक्वायर्स द यूज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इनमें से कौन कौन से वो एक्शंस हैं, वो कौन कौन से काम हैं जिनमें इंटेलिजेंस की नीड होती है। तो मैं आपसे एक एक करके पूछ रहा हूँ, आप इसका आंसर यस, नो एंड मे बी में भी दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपको पता है एग्जैक्ट तो आप यस कहेंगे, अदरवाइज नो, और या फिर मे बी। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राइविंग कार्स, क्या कार को ड्राइव करने में इंटेलिजेंस की नीड होती है? कोई आंसर इसका बताएगा कि कार को ड्राइव करने में इंटेलिजेंस की नीड होती है या नहीं? होती है, तो ये यस हो जाएगा। फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने में, अगर फ्रॉड फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी, धोखाधड़ी को आइडेंटिफाई करना हो तो क्या उसमें इंटेलिजेंस की नीड होगी? होगी ना। सिंगिंग करने में, सिंगिंग करने में भी इंटेलिजेंस की नीड होगी। गाने में, गाने देखिए गाने के लिए इंटेलिजेंस की नीड नहीं होती है। गाना तो कोई भी गा सकता है। देखिए ट्रेन में बहुत से लोग सफर करते हैं तो वो गाते ही रहते हैं, बाथरूम में भी लोग सिंगर बन जाते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। फिर है एडवाइजिंग समवन, किसी को सलाह देने के लिए, किसी को एडवाइस करने के लिए इंटेलिजेंस की नीड पड़ेगी। मे बी इसका आंसर हो सकता है मे बी, क्योंकि हो सकता है एडवाइस कुछ सिंपल सी हो। जैसे आपको टीचर्स एडवाइस करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की नीड नहीं पड़ेगी, या आप अपने किसी छोटे भाई को कोई सलाह देंगे तो उसको इतना ज्यादा इंटेलिजेंस की नीड नहीं होगी। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तो वहां पर इंटेलिजेंस की नीड हो सकती है। टीचिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय होगी। बॉक्सिंग करते समय, क्यों बॉक्सिंग में कौन सी इंटेलिजेंस लगाओगे? बॉक्सिंग में तो सिर्फ तुम्हें मुक्का मारना है ना वैभव। चलिए सर्जरी करने में, सर्जरी में समझ रहे हो, ऑपरेशन करने में, ऑपरेशन करने में भी हमें, चलिए, हाँ क्योंकि बिना इंटेलिजेंस के आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। आपने बहुत किताबें पढ़ी हों लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं किया है तो फिर आप सर्जरी नहीं कर सकते। यहाँ पर उसके आंसर्स भी मैंने दे रखे हैं फिलहाल, ये इसके आंसर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिक्वायर्स द यूज ऑफ इंटेलिजेंस? तो ड्राइविंग अ कार, कार को ड्राइव करते समय इंटेलिजेंस की नीड होगी। आइडेंटिफाइंग फ्रॉड्स,
फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इंटेलिजेंस की नीड पड़ेगी। सिंगिंग के लिए इंटेलिजेंस रिक्वायर नहीं है। किसी को एडवाइस करना है, किसी को सलाह देना है, तो उसके लिए मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। टीचिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय भी इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है। बॉक्सिंग के लिए नहीं जरूरत है और सर्जरी के लिए भी इंटेलिजेंस की नीड हमें होगी। नेक्स्ट थिंग है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन शब्द क्या है, इसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका बहुत क्लास में कोई नया बच्चा आया है, ठीक है, और आपके कोई बहुत खास मित्र हैं, बहुत खास फ्रेंड हैं जो उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? शैली, यासीन बताइए। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और वो फ्रेंड किसी नए आए हुए बच्चे को परेशान कर रहा है, उसको बुलिंग कमेंट कर रहा है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो अगर इस सिचुएशन में अगर आपकी फ्रेंडशिप उनसे टूट गई तब? तो फ्रेंडशिप तोड़ देंगे। यहाँ पर डिसीजन का मतलब ही यही है कि आप कह रहे हैं जैसे ठीक है, आपने एक डिसीजन लिया कि हम अपने फ्रेंड को समझाएंगे कि वो ऐसा ना करें। फ्रेंड समझ जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर वो नहीं समझ पाता, बाई चांस वो नहीं समझ पाता, तो फिर हम एक डिसीजन लेंगे कि हम इनसे बात करें या ना करें, या फिर किसी अदर एल्डर से हम इनकी कंप्लेंट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन क्या होती है? डिसीजन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ सिचुएशन। यानी किसी सिचुएशन को समझ के, किसी सिचुएशन को पहचान के चॉइसेस को अपनाना ही, मतलब चॉइसेस को ही गैदर करना क्या कहलाता है? डिसीजन कहलाता है। ठीक है, डिसीजन लेते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सिचुएशन। किसी भी डिसीजन को लेते समय सिचुएशन को पहले समझना जरूरी है। उसके बाद गैदरिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना होनी चाहिए जिसके आधार पर हम डिसीजन लेंगे। जैसे आप कोर्ट रूम में जाते हैं, कोर्ट रूम में जज लोग फैसला सुनाते हैं, तो वो ऐसे ही देख के नहीं विश्वास कर लेते हैं, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, उन्हें केस समझाना पड़ता है, तब जाके वो अपना डिसीजन सुनाते हैं। इसी तरह से डिसीजन लेते समय अगर कोई अल्टरनेटिव है, कोई अल्टरनेटिव मतलब कोई विकल्प है, तो उस विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है डिसीजन लेने से पहले। यहाँ पर डिसीजन के 3 टाइप बताए गए हैं। डिसीजन आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। मतलब कि ऐसे डिसीजंस जो वेल डिफाइंड होते हैं, जिनके बारे में हमको पता है कि हाँ ये डिसीजन हमें लेना ही लेना है, तो वो स्ट्रक्चर्ड डिसीजन में आ जाएंगे। अनस्ट्रक्चर्ड में हमें ये कंफर्म नहीं होता कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हो सकता है डिसीजन हमारे लिए वो अच्छा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि डिसीजन हमारे लिए गड़बड़ हो जाए। और तीसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसीजन के कुछ डिफिनीशंस और कुछ और इलेबरेट किया गया है। जैसे पहला है अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन आर मेड बाय सीनियर मैनेजमेंट। मतलब ऐसे डिसीजंस आपके बॉस के द्वारा लिए जाते हैं। क्लास, चूंकि आप क्लास में हैं, तो आपका बॉस कौन होगा? टीचर होगा। टीचर जो डिसीजन ले लेगा, आपको उसी डिसीजन को फॉलो करना है। मतलब यहाँ पे फिक्स है कि हम डिसीजन जो है लिया जा रहा है। इट इज अ नॉन रूटीन टाइप डिसीजन। मतलब कि ये कोई रेगुलर डिसीजन नहीं होता, ये कभी भी कैसे भी ले आ सकता है।
देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर और स्ट्रक्चर फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब इस तरह के डिसीजन लेने के लिए किसी तरह के स्ट्रक्चर्स की या किसी तरह के प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और इट इंक्लूड स्ट्रेटेजिक इश्यूज एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ डिसीजन। यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डिसीजन। हाँ बेटा, स्ट्रेटजी मीन्स होता है कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब कोई मतलब कहते हैं ना कि हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए। स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लानिंग, तो किसी चीज की प्लानिंग ही होती है स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे है अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन को कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है, इसके लिए किसी रेगुलर प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही ये डिसीजन रेगुलरली हम डिसीजन इस तरह के लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है अनस्ट्रक्चर्ड का। जैसे आप रेस्टोरेंट गए, सपोज आप रेस्टोरेंट गए और रेस्टोरेंट में जाके आपको फूड ऑर्डर करना है, तो घर से सोच के चले थे कि हम बिरयानी खाएंगे, और रेस्टोरेंट में जाते जाते मूड बदल गया कि अब हम क्या कहते हैं पिज्ज़ा ही खा के काम चला लेंगे। तो जब आप रेस्टोरेंट में कोई ऑर्डर देते हैं फूड का, तो ये ऑर्डर आपका नॉन रूटीन टाइप डिसीजन होता है, यानी कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, और ये रिपीटिव होते हैं, मतलब कि इन्हें बार बार लेने की जरूरत पड़ती है, और जो इनका इफेक्ट होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे स्ट्रक्चर्ड डिसीजन में आपका एग्जांपल है कि एक बिजनेस डिसीजन लेना है। मान लो कोई बिजनेस प्रपोजल आया है, आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद है, तो बॉस आपका क्या करेगा, उस डिसीजन को ले लेगा, वो डिसीजन ले लेगा और कर्मचारियों को बता देगा कि हमने ये फैसला लिया है और आप सबको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो इन डिसीजंस को लेने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉस ही आपका डिसीजन ले लेगा, बिजनेस के जो भी बड़े बड़े मैनेजमेंट कमिटीज हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी, और उन मीटिंग में सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ही ये डिसीजन लिए जाएंगे। यानी कि इनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, प्रोसीजर होता है, बिना प्रोसीजर के ये डिसीजन नहीं लिए जा सकते। और तीसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन इनके बीच में ही होते हैं, मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन के बीच में होते हैं। इन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। भाई दोनों तरह के अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन में आप खुद फैसला ले सकते हैं, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन में क्या करना पड़ता है, हमें किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 एक्सपर्ट या 3 एक्सपर्ट जो भी होंगे वो आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अपना जो भी इंटरेक्शन करेंगे, उसमें जो भी नॉलेज वगैरह होगी उन सबको ध्यान में रखते हुए फिर ये डिसीजन लेंगे। जैसे अभी आपने जो एग्जांपल देखा था आपके फ्रेंड का, तो यहाँ पर ये सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन का एग्जांपल है, क्योंकि आपने पहले अपने फ्रेंड को समझाया, ठीक है। अगर फ्रेंड माना तो ठीक है, नहीं माना तो आपने अपने सीनियर से ये बातें कही या अपने टीचर से ये बातें कही, और फिर टीचर ने उस डिसीजन को, मतलब टीचर ने डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है हमें क्या करना चाहिए। तो डिसीजन भी आपके 3 टाइप के हो गए, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट थिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जैसे अभी तक क्या था, अभी तक हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे थे, यानी ह्यूमन बींग्स की डिसीजन लेने की क्षमता, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी, उनकी सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें हैं। और अब यही सारी चीजें मशीनों के साथ हों, यानी कि अगर मशीनों को हम इतना इंटेलिजेंट बना दें जितना ह्यूमन बीइंग, तो फिर इसी टर्म को हम क्या कह देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है टू मेक अ मशीन स्मार्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, यानी किसी भी मशीन को स्मार्ट बना देना जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स स्मार्ट होते हैं। और ये स्मार्टनेस उनमें कब आएगी, जब वो
थिंक कर सकेंगे, जब वो खुद सोच सकेंगे, लर्न कर सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, जब वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कैपेबल होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक मशीन जो ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करे, ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट करे। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। हमारे आसपास भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पर एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं अमेजॉन एलेक्सा। ये जो आपका है ये डिवाइस, इसे कहते हैं अमेजॉन एलेक्सा। अमेजॉन एलेक्सा के बारे में आपने सुना होगा। ये एक वॉइस असिस्टेंट समझ लीजिए कि वॉइस असिस्टेंट है जो आपके वॉइस कमांड के हिसाब से चीज़ों को सेट करती है। आप एलेक्सा से ही अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे टीवी है, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप हैं, एसी है, फैन है। इन सारी चीज़ों को आप इसी से कमांड देके कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी। यहाँ पे थर्ड थिंग है, दिस इज अ चैटबॉट। चैटबॉट का मतलब होता है कि मोबाइल के दूसरी तरफ कोई दूसरा पर्सन जिससे आप बातें कर सके, चैट कर सके। ठीक है, यहाँ पर एक मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन का जो ब्रांड है वो एप्पल है, यानी कि एप्पल का आईफोन है। और एप्पल में वॉइस कमांड होता है जिसे कहते हैं सिरी, SIRI, सिरी। सिरी जैसे हमारे एंड्रॉयड फोन में गूगल असिस्टेंट काम करता है, वैसे ही एप्पल आईफोन में सिरी कमांड काम करता है। फोर्थ थिंग है, फिफ्थ थिंग है आपकी सेल्फ ड्राइवन कार्स। आपने टेस्ला की ड्राइवरलेस कार का नाम सुना होगा, जो बिना किसी ड्राइवर के ही आपको नेविगेट करके आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। तो ये एक ड्राइवरलेस कार है, सेल्फ ड्राइवन कार है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जांपल है। रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि रोबोट्स कुछ ह्यूमन बींग्स की तरह से ही काम करने वाली मशीनें होती हैं जिन्हें ह्यूमन के जैसा ही बनाया जाता है। पहले जो रोबोट होते थे वो कुछ लिमिटेड वर्क ही कर पाते थे, जैसे मशीनों को उठाना, नट बोल्ट वगैरह टाइट करना। आजकल के रोबोट इतने एडवांस हो गए हैं कि ये आपसे बातें भी कर सकते हैं और साथ में ही ये चीज़ों को एनालाइज करके थिंक भी कर सकते हैं। ये ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स के बस के बाहर है। जैसे ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर किसी जगह पे भयंकर आग लगी हुई है तो ह्यूमन बींग्स को ना भेजकर हम रोबोट्स को भेजकर ही लोगों की जान बचा सकते हैं। इसी तरह से रोबोट्स माइक्रो सर्जरी यानी कि सर्जरी भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्रिटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं जिनको करने के लिए ह्यूमन बींग्स को भी कई बार सोचना पड़ता है, और ये उसे एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स तो थक जाते हैं लेकिन ये थकते नहीं हैं। तो ये जो भी ऑपरेशंस करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो बहुत एक्यूरेटली करेंगे और बिना थके ही कितनी बार ही चाहे हम इनसे वो कार्य करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट एआई। जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हमारे आसपास जितनी भी मशीनें जो स्मार्ट बिहेव कर रही हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बेस्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो एआई जिनको नहीं माना जा सकता। एक्चुअली एआई इज द टेक्नोलॉजी दैट कैन ऑटोमेट स्मॉलर टास्क।
यहाँ पर AI is a technology that can automate smaller task. यानी AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कुछ स्मॉलर टास्क को ऑटोमेटिक कर सकती है, अपने आप कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं जो AI नहीं है। AI का मतलब है कि ऐसी मशीनें जिनमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो। Here are few examples which are not AI. जैसे आपका स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, बहुत सारे रेफ्रिजरेटर आते हैं जो आपके मोबाइल से ही क्या करते हैं, कूलिंग कर देते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर कम करना है, ज़्यादा रखना है, फ्रीजिंग करना है, तो ये सारे काम आपके मोबाइल से या रिमोट से ही पॉसिबल हैं। लेकिन ऐसे रेफ्रिजरेटर्स को भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की नीड होती है। यानी कि टेम्परेचर को कितना कूल करना है, कितना बढ़ाना है, इन सब चीज़ों के लिए उनको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ये सिर्फ ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है, ये AI का एग्जाम्पल नहीं है। इसी तरह से AC, जो स्मार्ट ACs होते हैं वो भी, उन्हें भी आप डिस्टेंट प्लेस से यानी कि रिमोट कंट्रोल से ही स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या होता है, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ इंटरनेट की भी जरूरत पड़ती है। आज नमकीन ले लो, तुम्हें बकाया चाय बना दे, पिला दो, खाना खिला दो, दे लो। इनके जीजा हुई है, रीना जीजा, हाँ रीना देखे दुल्हा शायद, मौसी को बलरामपुर मौसी। तो AC भी आपका AI का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ओके, नेक्स्ट थिंग है बेसिक्स ऑफ AI। ये एक्चुअली में दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, बेसिक्स ऑफ AI। बेसिक्स ऑफ AI में कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। पागल है ना? सुनो, यहाँ पर AI रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे AI is the technology that makes a machine behave like human beings। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी मशीन को ह्यूमन बीइंग के जैसा सोचने समझने के काबिल बनाती है। जैसे Amazon Alexa और Google असिस्टेंट, ये दो वॉइस बेस्ड कमांड्स कह सकते हैं या वॉइस बेस्ड असिस्टेंट हैं जिनकी हेल्प से हम चीज़ों को नेविगेट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है ML यानी मशीन लर्निंग। मैंने आपको बताया था कि AI से रिलेटेड तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, पहला AI और दूसरा मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग को ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे ML लिख रखा है। ML इज द कंपोनेंट ऑफ AI। ये AI नहीं है बल्कि ये AI का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है। इट मेक्स
use of the past data to solve a problem with the support of statistical method और algorithm model। यानी कि मशीन लर्निंग क्या होती है, पुराना डेटा से ही नई मशीन को इतना काबिल बनाती है कि वो पुराने डेटा का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम मॉडल, यानी कि उनमें ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसे कमांड सेट कर दिए जाते हैं जिनकी सहायता से ये पुराने डेटा के हिसाब से ये नई नई प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करता रहता है। इसे कहते हैं लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसका एग्जांपल है ईमेल स्पैम फिल्टर, यानी कि जो आपका ईमेल स्पैम फिल्टर होता है वो अलग अलग सोर्सेज से आए हुए ईमेल्स को कैटेगराइज कर सकता है। उनमें से जो सस्पिशियस ईमेल हैं उनके बारे में आपको पहले से ही अलर्ट कर सकता है। तीसरी चीज होती है डीएल। डीएल मीन्स डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट होता है। इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू लर्न एंड अप्लाई एआई। यानी कि डीप लर्निंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज हम मशीनों को नॉलेज रिटेन कराने और उनका एप्लीकेशन करने में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर प्लेट डिटेक्शन। नंबर प्लेट डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं, जब आप किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो आपको टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। तो आखिर कैमरे में लगे हुए फास्टैग को ये कैसे पता चलता है कि हमारी गाड़ी से टोल ऑटोमेटिक कट चुका है। तो यहाँ पर मशीनों को डीप लर्निंग कराई जा रही है। यहाँ पे मशीनों को डीप लर्निंग की हेल्प से इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। इसके लिए हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है जैसे हमारे ब्रेन, हमारे ह्यूमन ब्रेन्स हैं, उसमें मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स से बना हुआ है। वैसे ही मशीनों को भी क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इनके अंदर एक न्यूरल नेटवर्क यानी कि प्रोसेसर्स का एक सेट बना दिया जाता है जिसके थ्रू ये लर्न कर सकती हैं और चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल आपका नंबर प्लेट डिटेक्शन है। ये तीनों ही टर्मिनोलॉजीज एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए डीप लर्निंग, डीप लर्निंग किसका पार्ट है, मशीन लर्निंग का। और मशीन लर्निंग किसका पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग है एआई डोमेन्स में ही हम थोड़ा और एआई डोमेन्स में मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या एरियाज हैं, क्या क्या क्षेत्र हैं जिनमें हमें वर्क करने की नीड है। जैसे एआई डोमेन्स हैं तो इसमें आपका डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लर्निंग प्रोसेस, इन तीन चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अभी के लिए आज ये क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। इसके बारे में कल बात करेंगे और कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, और मैं आपको चैप्टर नोट्स भेज दूंगा, आपसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और कल एक्सरसाइज भेज दूंगा, एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको सिलेबस मिला है, नहीं मिला पीए का? चलिए कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको। तो सिलेबस में आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसका नोट्स और एक्सरसाइज मैंने भेज दी थी। ये सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में मैं पढ़ा के आपको एक्सरसाइज की और नोट्स वगैरह भेज दूंगा। ठीक है, ओके, नाउ दिस क्लास इज ओवर।